मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो पिछला वीडियो जो आपको मिला था, जिसमें हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर जो कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमने पिछले वीडियोज में इस वर्ड को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा ब्रॉडली इस वर्ड को डिफाइन किया था, एक सेंस से डेवलप किया था कि हम लोग इसको समझ सके। ओके, एक इंट्रोडक्शन टाइप का वो था। आज हम लोग प्रॉपरली इस चैप्टर में चलने हैं। आज से हमारा ये चैप्टर ढंग से हम लोग सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियोज में दो टॉपिक को डील करेंगे। पहला टॉपिक है हम लोगों का नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एंड सेकेंड देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसका नेचर कैसा है, इसके फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, विशेषताएं क्या होती है इनकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द टॉपिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ये प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट के, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं या इनके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि इन प्रिंसिपल्स को आप अपने लाइफ के किसी भी स्फीयर में अप्लाई कर सकते हैं। फर्म का साइज चाहे वो छोटा फर्म हो, बड़ा फर्म हो, हम इसके प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन या एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। सी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, या these principles can be applied in every sphere of life. Okay, in business, irrespective of their size, it is equally applicable in all kind of बिजनेस। चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे एक लोकल फर्म हो या एक बहुत बड़ा एमएनसी हो, ये प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। इन प्रिंसिपल्स की यूटिलिटी, इन प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस हर जगह बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फीचर हम इसका देख रहे हैं कि दीज प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली. This principle can be applied in all kind of firms, whether it is large in size or whether it is small in size. Okay, apart from business management, these principles can also be applied in every spheres of life, whether you can use it in your personal life, in your formal life or official life, professional life. So it has universal acceptability. Okay, समझ में आ रही है बात कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपने लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग अभी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे क्लास में भी ये इस प्रिंसिपल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करके अपने क्लास को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने क्लास को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड है सी, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस
देखिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये साइंटिफिक रूल की तरह एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन है. दिस प्रिंसिपल्स guide this principle guide a firm, guide a manager to take effective decision, to mobilize its workforce towards achieving its goal. Okay, so these principles are these are general guidelines. Okay, which helps the managers to take decisions and utilize its resources effectively towards achieving goal, towards achieving the goal. Okay, ये देखिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइंस है. अगर इस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हुए, हम अपने वर्क पावर को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हुए, हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे जो प्लान्स हैं उस पर काम करके अपने जो गोल है, मैनेजमेंट ने जो गोल सेट किया है उसको इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं. सो दीज प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस. ओके, थर्ड फीचर अगर हम इसका देखते हैं तो इट इज बिहेवियोरल. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट एज साइंटिफिक रूल और साइंस रूल. ओके, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, whether manager or subordinates, they all are human being. Okay, so how they react, how they work in their management, how they contribute in achieving goal. Okay, it totally depends upon their attitude or behavior. So these principles are behavioral, which deals with behavior of managers and subordinates. ओके, अब बात करते हैं इसका एक और फीचर, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखिए ये जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुए हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हम जो भी प्लान करते हैं, जो भी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स टेस्ट हुआ होगा. तो ये डिपेंड करते हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं? दीज आर बेस्ड अपॉन actions and their result. ओके, कोई आप काम करते हो, उस काम का रिजल्ट कैसा हुआ, वही काम बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, रिजल्ट वैसा ही आ रहा है, तो एक पैटर्न डेवलप होता है. आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं, आपके समझ में आती है कि ऐसा कुछ करने से रिजल्ट पर्टिकुलर ये आ रहा है, तो एक पैटर्न हो गया. तो ये जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये कॉजेज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करता है. ठीक है, मैं मिटा दूं थोड़ा ऊपर वाला. चलिए ऊपर वाला मिटा देता हूँ. और उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा क्या है, कॉन्टिजेंट है. फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए कॉन्टिजेंट है. कॉन्टिजेंट मीन्स ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल सिचुएशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं होते हैं. टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन, इट कैन बी चेंज्ड. ओके, सो इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. चलिए,
ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डील किया था, इसको हम लोगों ने रिवाइज करने के पर्पज से एक बार फिर से डील किया है, तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग आज का जो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको डील करने वाले हैं। इसको मैं मिटा दूं। ये तो आसान है, हमें समझ में आ गया कि इनका फीचर क्या है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं, ये बिहेवियरल होते हैं, बिहेवियर ओरिएंटेड होते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉजेज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं, और ये कंटिजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग डील करने चलेंगे इन प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सो टॉपिक हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे मैनेजमेंट में ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, कैसे हमें फायदा पहुंचाते हैं, कैसे ये प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट के लिए एडवांटेजियस है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स गिव्स अ साइंटिफिक और एन इंसाइट टू द मैनेजर्स। ओके, यूजफुल इंसाइट्स टू द मैनेजर। See, these principles enable the manager to look deeply into the situation and have a better एनालाइजिंग। देखिए, ये मैनेजर जो है, मैनेजमेंट हमारा पता है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन है। मैनेजर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सभी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करे, वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करे, अपने हिसाब से मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट करे, ताकि गोल को अच्छे से हम अचीव कर सके। तो ये एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए मैनेजर अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बारीकी से कर सकते हैं। दे कैन implement their policy very effectively with the cooperation of their subordinate and achieve the goal effectively or efficiently. So these principles gives useful insight to the managers. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब हम एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट। सो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। वॉट एवर रिसोर्स वी हैव, we can use it in a better way to get our goal effectively and at the minimum cost. Whatever plan the management had made, okay, our plan must be implemented in desired way. So these principles motivate subordinates as well as manager to perform their given duty in an effective way. Okay, these principles helps to create a working or a more productive environment within the firm. So these principles helps in maximum utilization of resource and ensures effective administration within the firm.
थर्ड देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट को डील किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक अप्रोच मीन्स व्हाट, दिस प्रिंसिपल गिव्स यू अ मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, दिस principles give you a different way of thinking, an innovative way of thinking, okay। हम जो पहले से जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ मॉडर्निटी नहीं आ रही हमारे फर्म में। मैनेजर का जो काम है, अगर हम एक ही काम को, एक ही सोच पे चलते रहें तो कहीं ना कहीं काम वो बोझिल होने लगेगा, नएपन की कमी होगी, मॉडर्निटी की कमी होगी, स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारा जो फंक्शनल मेथड है, वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। चाहे सबॉर्डिनेट हो, मैनेजर्स हो, अपने दिए हुए काम को करने के साथ साथ वो कोशिश करे कि उनके वर्क में साइंटिफिक अप्रोच हो। जो सिचुएशन अराइज होते हैं उनको साइंटिफिकली अप्रोच के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये डायनेमिक नेचर के होते हैं, डायनेमिक, और इसको हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोगों ने पहले भी ये चीज नोटिस किया है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये साइंस के रूल की तरह एग्जैक्ट नहीं होते हैं, हर कंडीशन में ये रिजिड नहीं होंगे। मैनेजमेंट हमारा डे बाय डे फंक्शन है, ये समय के साथ चेंज हो सकते हैं। जो डिसीजन लिए गए हैं वो फ्यूचर को फोरकास्ट करके लिए जाते हैं। अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से सिचुएशन नहीं हो पा रहा है तो हम अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज अ मोबिलाइज्ड कॉन्सेप्ट, इट मस्ट बी फोकस ऑन चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। सो मैनेजमेंट की ये खासियत होती है, ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमारा जो सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट को डिसीजन और मैनेजमेंट के एक्शन चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है सोसाइटी में है, सोसाइटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग उनके प्रोडक्शन को कंज्यूम कर रहे हैं, सोसाइटी से फ़ायदा हो रहा है, सारा रिसोर्स वो सोसाइटी से लेते हैं, सारी प्रॉफिट सोसाइटी में होती है। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एज बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एज बीइंग एन एंटिटी एग्जिस्टेड इन सोसाइटी, these firms or these business houses must contribute to the welfare of society, they must do something for the welfare of society and its people, okay। हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं कि सोसाइटी में होने के कारण हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर कोई भी फर्म सोसाइटी के लिए कुछ करता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि सोसाइटी में उसकी इमेज अच्छी बनती है। जब आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपके पास ज़्यादा आपके सर्विस और जो भी प्रोडक्शन है उसको यूज करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, और जब आपके प्रोडक्शन को ज़्यादा लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च पे ध्यान देंगे। देखिए जो स्टाफ है हमारे पास, जो वर्क फोर्स है, तो ट्रेनिंग करने का मतलब क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर काम को ज़्यादा स्किल्ड वे में कर सके, या कोई नया काम है उसको करने की जो नॉलेज चाहिए, जो तरीके चाहिए, उनको वो सिखा रहे हैं आप, या जो वो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उस काम को ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो टू ट्रेन मतलब टू टीच, टू टीच परफॉर्म न्यूली गिवन ड्यूटी और टू परफॉर्म प्रेजेंट ड्यूटी इफेक्टिवली, ओके। एंड रिसर्च का मतलब है कि हम जो करते आ रहे हैं उसके बारे में उसको एनालाइज करें, उससे हम एनालाइज करते हुए देखें कि कहाँ पे हमारा फंक्शन सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ कमियां हो रही है, और जहाँ पे कमी हो रही है, डिमेरिट्स हैं, उसको हम लोग दूर करके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हम लोग अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं
ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम सब और आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक आएगा, अगर आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आपको मैं टाइम देता हूँ कि आप लोग एक बार ये सारे टॉपिक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपको 2 मिनट के बाद फिर हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये अच्छी बात है कि आपको इन दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग तैयार हैं नेक्स्ट टॉपिक को डील करने के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी हमारा जो मैनेजमेंट है, अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे बात की है कि प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि हमारा मैनेजमेंट का अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहने का मतलब हमारा है ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है मैनेजमेंट के भीतर जहाँ पे हम ट्रेडिशनल चीज़ों की जगह पे इनोवेशन को फोकस करें, नए आइडियाज़ को फोकस करें, नई टेक्नोलॉजी को फोकस करें, हमारा जो प्रोडक्शन का तरीका है उसको इम्प्रूव करने की बात हो। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यह बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स है, हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Science not rule of thumb means we must focus on science. Science means we must focus on technology, we must focus on soft skills. Management should ensure an environment where production or working may be a pleasant feeling, pleasant experience for each and every member at different level, whether it is manager, whether it is subordinates. The environment should be more productive. Every person may contribute. Every person has a different attitude, a modern attitude about his task, about his duty. मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि ट्रेडिशनल चीज़ें जो है, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जो यूजलेस होते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट आइडिया है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, उसकी जगह को उसको वो सब्स्टिट्यूट करे मॉडर्न आइडियाज़ के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये किस चीज़ को फोकस करता है? न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच, ओके। मोर प्रोडक्टिव एनवायरमेंट, ठीक है ना। हमारे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, मशीन्स हैं, जो पुराने मशीन्स हैं उसकी जगह नए मशीन यूज करना है, जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, हमारी जो सोच है उसके अंदर मॉडर्निटी आनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब put emphasis on modernity, technological improvement, soft skills, rather than following old ideas or old methods of production. Okay, by doing this thing we can ensure minimum cost, we can reduce costed, we can improve our production quality and maximize our profit. So the first rule is science not rule of thumb is clear. The second rule is harmony not discord. Harmony not discord means what? Harmony means peace, मेल मिलाप, peace not discord. Discord means झगड़ा, ठीक है। हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आप एक सिचुएशन आपके सामने है कि हम लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन है, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, मुझे आपसे कोऑपरेशन की पूरी उम्मीद है, आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल फ्री है, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है तो अपने क्लास का फंक्शन ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर हम लोग डेली आए और डेली मैं आपको डांटूं कि आप पढ़ने में ऐसे हो, आप ऐसे करते हो, ये करो वो करो, आप मुझसे प्रॉब्लम क्रिएट करो कि ये समझ में नहीं आया, जानबूझ के आप ऐसे करें, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने का नेचर रखते हैं, तो क्या उस कंडीशन में हम दोनों का जो फंक्शन है, ये क्लास का जो माहौल है, वो उतना मज़ेदार होगा? नहीं होगा। पढ़ाई एक मज़ेदार चीज़ होगा हम दोनों के लिए? नहीं हो सकता है। मैं क्लास में आऊँगा, आपको देख के मैं इरिटेट हो गया, मेरी बातों से आप इरिटेट हो गए, तो हमारा जो रिलेशन है, जिस
पर्पस के लिए हम दोनों मिले हैं वो पर्पस कभी सर्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मुझ पर ट्रस्ट किया कि ठीक है ये कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात मानी जाए, आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आपने क्लास में खड़े होकर मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे पास दो तरीके, अगर मैं कहता हूँ कि बैठ जाइए, इतनी छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आई, आपको ह्यूमिलिएट किया, डेफिनेटली आपका मोरल डाउन होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कोऑपरेशन सीख नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं आपसे हेल्प चाहूँगा तो आप भी मना कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन ज़्यादा अच्छा होगा? हम दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, भरोसा हो, या हम दोनों डेली एक दूसरे की टांग खिंचाई करें? कैसा होना चाहिए हम लोगों का क्लास का माहौल? सपोर्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव भी होना चाहिए ना, सपोर्टिव होना, या हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। मैंने जहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हम और आप एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे आइडियाज डिफरेंस हो सकते हैं। इसी चीज़ को आप एक अलग एंगल से सोच सकते हैं, मैं एक अलग एंगल से सोच सकता हूँ, लेकिन मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी हमारा जो कॉमन गोल है वो सर्व होना चाहिए। मेरी बातों से अलग आपकी सोच है, ठीक है, मेरी सोच अलग है, हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम दोनों इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि क्लास का माहौल डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए। ये आपकी भी सोच है, ये मेरी भी सोच है। तो जब हम ये सोच रखते हैं तो हमारे बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप है, हम बहुत बेटर कंडीशन में होते हैं कि अपने बीच के डिफरेंसेस को हम लोग सेटल आउट कर सके। तो हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ओके, एम सेट cordial relation among या between management and subordinates। देखिए एक क्या होता है ना कि मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट दोनों का रिलेशन ऐसा है कि दोनों से ये उम्मीद की जाती है, बोथ द पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी काइंड, टू बी कोऑपरेटिव to each other, but sometimes situation arises when they feel that they have a opposite interest। इनके इंटरेस्ट, इनके फायदे अलग अलग हैं। अगर मैनेजमेंट ने आपको कोई टास्क दिया, आपसे कई सिचुएशन के कारण ओवर टाइम करने को कह दिया, तो आपको लगता है कि आपका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक गलत मैसेज आता है मैनेजमेंट में, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अगर हम ये, हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि फर्म्स के माहौल में, फर्म्स का जो इन्वायरमेंट है उसमें मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट है, सबॉर्डिनेट है, इनके बीच का रिलेशन हेल्पफुल होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अगर हेल्पफुल हो रहा है तो हमारा जो गोल है, दोनों साथ में है ना, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिवली, बहुत आसानी से, सीधे रास्ते से हम हासिल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये हेल्प नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, ये इसके अगेंस्ट हैं, इसके अलग रास्ते हैं, इसके अलग रास्ते हैं, तो गोल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या उम्मीद करते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो दिस प्रिंसिपल पुट फोकस ऑन a cordial relationship among its management and subordinates to achieve the goal successfully, efficiently। Now the third rule is cooperation। देखिए जब हमारे यहाँ हारमोनी होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स घटेंगे। आप काम करने आ रहे हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स ने स्ट्राइक कर दिया, मैनेजमेंट से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो रही है, तो उस वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी खराब होगा, हमारा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ओके। सो ये इसका मेन फायदा क्या है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है, रिड्यूसेस द चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। थर्ड हमारा प्रिंसिपल कहता है, हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि हमारा माहौल है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए ये क्या कहता है ना, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो सबॉर्डिनेट्स के लिए कॉर्डियल तो होना चाहिए,
सबऑर्डिनेट्स में ये मैसेज नहीं जाए कि मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही फेवर करते हैं। सबऑर्डिनेट्स को ये फील होना चाहिए कि ये फर्म उनका है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका कलेक्टिव यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। मैं इस क्लास में आता हूँ, मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन किया, एक बच्चे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, उसकी खूब तारीफ कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको डांट दिया। ये 3-4 बच्चे हैं, ये 30 बच्चों में मैंने 3-4 बच्चों को सपोर्ट किया, हर तरीके से हेल्प की। तो क्लास में क्या मैसेज आता है कि ये टीचर कुछ बच्चों को ही फेवर करते हैं, ये उन्हीं के खास हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया ना कि यार ये टीचर मेरी हेल्प नहीं करते हैं, इसके तो बस उससे अच्छे रिलेशन है, उसी को हेल्प करते हैं। तो जिस दिन ये क्लास में मैसेज आएगा, क्लास में एक गैप क्रिएट हो गया है, क्लास का माहौल फिर अच्छा नहीं होगा। वही चीज़ हमारे फर्म में है। मैनेजमेंट का बिहेवियर सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मैनेजमेंट की नज़र में सब इक्वल होने चाहिए। ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक वीकनेस है कि किसी पर्सन को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के लिए जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, मैनेजमेंट के लिए सब बराबर हैं और सबको उनके एबिलिटी, उनके स्किल के हिसाब से इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो भी डिसीजंस होंगे उनमें सबका पार्टिसिपेशन, सबके आइडियाज़ कलेक्ट किए जाने चाहिए। मैं क्लास में आया और मैंने बोला कि आज मैं चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि सर अभी तो चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ मैं पढ़ाने आया हूँ, आपको वही पढ़ना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, कोऑपरेशन वाली बात नहीं रही। मैंने आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया ना, अपनी अपनी चलाने लगा। तो ये तरीका गलत होगा, किसी एक इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के हेल्प की स्पिरिट होनी चाहिए। चाहे वो ऐसा कोई खाई नहीं हो कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पार्ट है, मैनेजर है तो वो बहुत बड़े हो गए, वो सबऑर्डिनेट से आइडियाज़ नहीं ले सकते, सबऑर्डिनेट से बात नहीं कर सकते। दोनों के लिए एक दूसरे में हेल्प की भावना होनी चाहिए। ठीक है, सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जब आप कोऑपरेटिव माहौल क्रिएट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनका मोरल काफ़ी हाई होगा और वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। और लास्ट की बात करते हैं कि इसमें हमारा मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। मैनेजमेंट हर एक स्टाफ को डेवलपमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कर लीजिए इसको आप, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, फॉर एवरीवन। देखिए, सक्सेसफुल मैनेजमेंट वही है जो अपने हर एक मेंबर्स को आगे बढ़ने के लिए मौका देता है, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ठीक है, हर एक मेंबर की अपनी अलग एबिलिटी है, अलग एजुकेशन है, अलग स्किल्स हैं। तो अप टू देयर एबिलिटी, उनके जो एबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना है। हमारे यहाँ पे जैसे हम यहाँ आते हैं, अपने स्कूल की बात करते हैं तो अलग अलग बहुत सारे स्टाफ्स हैं, ड्राइवर हैं, गार्डनर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबका अपना अपना रोल है। अगर जो गार्डनर है तो वो गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर पाए, जो हमारे ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करे, उनकी जो हमारे लैब टेक्नीशियन है वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा सके, जो हमारे टीचर हैं वो क्लास में अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसकी कोशिश मैनेजमेंट को करनी चाहिए। उन्हें रेगुलर इंटरवल पे वर्कशॉप लगाने चाहिए, ऐसे ऐसे तरीके सेमिनार करने चाहिए जिससे अपने स्टाफ्स की, अपने वर्कर्स की क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर क्वालिटी इम्प्रूव होगी, स्कूल की बात करते हैं, अगर टीचर्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई, फ़ायदा किसको होना है? स्कूल को होना है अल्टीमेटली। तो मैनेजमेंट का जो विजन है वो ब्रॉड होना चाहिए। मैनेजमेंट के विजन में हर एक मेंबर की भलाई होनी चाहिए। अगर वो सभी मेंबर्स की भलाई की सोचते हैं, उनको मौका देते हैं आगे बढ़ने की, तो सभी मेंबर्स चाहे उनके लेवल अलग हो लेकिन मैनेजमेंट के प्रति वो लॉयल होंगे और अपना कंट्रीब्यूशन वो मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। और जब मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब हर एक मेंबर से वो उनका 100% ले सके, हर एक मेंबर से उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन ले सके। तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स थे। एक बार फिर से देखते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये फोकस करता है साइंटिफिक अप्रोच पे। सेकेंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड,
ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट एक दूसरे को कोऑपरेट करने का अप्रोच रखते हो। मैनेजमेंट इंडिविजुअलिज्म को फेवर नहीं करता हो, सारे सबॉर्डिनेट्स को इक्वली ट्रीट करता हो, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए। ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए मैनेजमेंट को कि हर एक मेंबर मैनेजमेंट का अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ सके। ओके, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके क्लास, तो अब हम लोग मिलते हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। और आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और इससे आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द सपोर्ट क्लास। वेलकम सर।